दोस्तों, इस पृथ्वी की रचना करीब 4.543 बिलियन साल पहले ही हो गई थी। लेकिन आज भी हमारी पृथ्वी पर रहस्यों की दुनिया ने अपना बसेरा बना रखा है। और ऐसे रहस्य न सिर्फ दुनिया को हिलाकर रख देते हैं, बल्कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इसको सॉल्व नहीं कर पाते। ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे रहस्य हैं जिनके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे। और इन्हीं रहस्यों से भरी दुनिया में आज हम आपको एक रहस्य बताने वाले हैं, जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। दरअसल दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे विमान के बारे में बताने वाले हैं जो बीच हवा में उड़ते उड़ते अपने आप ही गायब हो गया, और 3 साल बाद वो जिस तरीके से मिला वो सबको हैरान और चौंकाने वाला था। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे क्या ऐसा भी हुआ होगा? क्या है वो रहस्य? दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, ये प्लेन बहुत ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक से इस प्लेन का संपर्क ATC से छूट गया और उसके बाद ये प्लेन हवा में गायब हो गया। 3 साल बाद किसी को पता नहीं चल सका कि आखिर ये प्लेन कहाँ गया और ये सब हुआ तो हुआ कैसे। और फिर दोस्तों, 3 साल बाद कुछ ऐसा हुआ, किसी को भी भरोसा नहीं हुआ आखिर क्या हुआ था उस प्लेन के साथ, और वो कैसे 3 साल बाद अचानक से वापस आ गया। आज हम सुलझाएंगे फ्लाइट 447 की गुत्थी, जिसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। एयर फ्रांस फ्लाइट 447, इस फ्लाइट ने 31 मई को 2009 में ब्राजील इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पेरिस के लिए उड़ान भरी थी। वक्त था रात के करीब 10:30 का। प्लेन में पैसेंजर की संख्या भी थी 218। दोस्तों, ब्राजील से पेरिस की दूरी तय करने में इस फ्लाइट को करीब 10 से 12 घंटे का समय लगने वाला था। लगभग 3 घंटे बीत चुके थे और फ्लाइट के यात्री आराम से नींद ले रहे थे। उस वक्त ये फ्लाइट समंदर के एकदम बीचों बीच था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आगे जो हुआ उसे आप पूरा देखना। आगे का सफर बहुत डरावना है। अचानक से जहाज का संपर्क ATC से टूट गया, लेकिन उस वक्त ये नॉर्मल था क्योंकि फ्लाइट समंदर के बीचों बीच थी। और अक्सर ऐसा होता है कि जब फ्लाइट समंदर के बीचों बीच होती है तो उनका संपर्क ATC से टूट जाता है और फिर खुद से जुड़ भी जाता है। लेकिन जब आधे घंटे बाद भी ATC से कोई संपर्क नहीं हो पाया तो प्लेन के लास्ट लोकेशन को ट्रेस करके फाइटर प्लेन को उसकी खोज में भेजा गया। लेकिन खबर अच्छी नहीं थी, क्योंकि सुबह तक प्लेन के बहुत से टुकड़े समंदर में तैरते हुए मिल रहे थे। किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि प्लेन आखिर क्रैश कैसे हो गया। पैसेंजर्स के घर वालों को समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ATC के पास उनके सवालों का कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि वो खुद उस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर प्लेन क्रैश कैसे हो गया। घटना की जांच और प्लेन के ब्लैक बॉक्स को ढूंढने के लिए एक टीम का गठन किया गया। काफी लंबे रिसर्च ऑपरेशन के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 50 लाशें ही मिल पाई। साथ ही बहुत दिनों तक खोजबीन के जांच पड़ताल करने के बाद भी प्लेन का ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। लगातार 12 महीनों की खोजबीन के बाद टीम ने भी अपनी हिम्मत खो दी थी। लेकिन इस घटना के 3 साल के बाद यानी 3 अप्रैल 2011 को एक प्राइवेट टीम WHO का गठन करती है, क्योंकि ये सब केस के लिए अब मिस्ट्री बना हुआ था। और इसी वजह से ये बात सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर हवा में उड़ता हुआ प्लेन अचानक से कैसे क्रैश हो गया। आखिरकार WHO की मेहनत रंग लाई और मात्र 30 दिनों में प्लेन के ब्लैक बॉक्स को ढूंढ निकाला। उन्होंने प्लेन के ब्लैक बॉक्स को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा मॉडर्न तकनीक का सहारा लिया। इस टीम ने ऐसे अंडर वाटर व्हीकल्स को पानी के अंदर भेजा जो फुल्ली ऑटोमेटिक थे, जिनको आराम से रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता था। ये व्हीकल्स समंदर की सतह को स्कैन करके उनका मैप बना सकते थे। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता था जैसे कोई सैटेलाइट चांद की सतह को स्कैन करके उसके उबड़ खाबड़ जमीन की तस्वीर खींचकर भेज देता है। और उसी खोजबीन के दौरान प्लेन का एक बड़ा हिस्सा उन्हें पानी के अंदर मिल गया। फिर उसकी जांच करने पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ढूंढ लिया गया। अब इनकी छानबीन की गई, तब जाकर प्लेन क्रैश के असली वजह सामने आई, जो कि बहुत ज्यादा डराने वाली थी। क्योंकि जब प्लेन का संपर्क ATC से टूट गया, उसी वक्त प्लेन एक बहुत ही भारी मुसीबत का सामना कर रहा था। प्लेन तूफानी बादलों में घुस गया। वैसे तो प्लेन के अंदर वेदर रडार होता है जो कि मौसम की जानकारी देता है, लेकिन ये आपको सिर्फ आने वाले मौसम से आगाह करता है, उससे बचाता नहीं है। और प्लेन को खराब रास्ते की वजह से वापस भी नहीं लौटाया जा सकता था। इसी वजह से एक बार अगर प्लेन तूफानी बादलों में एंट्री कर जाए तो फिर उन्हें उनका सामना ही करना पड़ता है। और इतनी ऊंचाई पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ में बदल जाता है।
अब उसी वक्त से पायलट को अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गई थी। ये आवाजें लोगों की नहीं, बल्कि ये आवाजें थी बर्फ की, जब प्लेन बर्फ से टकरा रहा था। दोस्तों, इस प्लेन में 3 पायलट्स मौजूद थे और सबसे एक्सपीरियंस पायलट उस वक्त आराम करने गया था और प्लेन को पायलट संभाल रहा था, जो कि उतना एक्सपीरियंस्ड नहीं था और साथ ही उसने कभी ऐसी स्थिति का सामना भी नहीं किया होगा। क्योंकि को पायलट ने ये सब कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसलिए वो घबरा गया और साथ ही अंधेरे और बर्फ की आवाज से वो पैनिक भी होने लगा। वैसे तो अब तक ऑटो पायलट ठीक तरह से काम कर रहा था। ऑटो पायलट तूफान में भी आराम से प्लेन को उड़ा सकता है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी से प्लेन के सेंसर फ्रीज होने लगे थे, जिनकी वजह से ऑटो पायलट को प्लेन की जानकारी मिलती रहती है कि एल्टीट्यूड, मौसम का हाल, प्लेन की नोज की पोजीशन वगैरह। इसी वजह से प्लेन के ऑटो पायलट ने काम करना बंद कर दिया था और अब प्लेन लेफ्ट की ओर झुकने लगा था। को पायलट ने फटाक से प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और प्लेन को सीधा रखने के लिए साइड स्टिक को राइट की ओर खींचने लगा और ऐसा करते वक्त कभी प्लेन राइट जा रहा था तो कभी लेफ्ट। को पायलट अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी प्लेन को स्टेबल नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, लगभग 3 से 4 मिनट प्लेन हवा में ऐसे ही डोलता रहा और इन्हीं सब के बीच पायलट ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने स्टिक पीछे की तरफ खींच दिया। स्टिक के पीछे खींचते ही प्लेन का नोज ऊंचा होने लगा, साथ ही प्लेन का एल्टीट्यूड तेजी से बढ़ने लगा। अब फ्लाइट 447 7000 पर मिनट की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा था। दोस्तों, ये स्पीड तब थी जब प्लेन तूफानों पर बर्फ में फंसा हुआ था। प्लेन का नोज ऊपर होने की वजह से विंग को लिफ्ट नहीं मिल पा रही थी और तेज हवाएं भी लगातार प्लेन से टकरा रही थी। साथ ही धीरे धीरे प्लेन की स्पीड भी स्लो हो रही थी। प्लेन का को पायलट पहले से कंफ्यूज था और ऐसे हालात को देखकर वो और ज्यादा घबरा गया। इतना होते ही खतरे की घंटी की आवाज प्लेन में गूंजने लगी। यह अलार्म स्टॉल अलार्म की थी, जो ये बताता है कि प्लेन जरूरत से ज्यादा ऊंचाई पर चला गया है। साथ ही अब को पायलट ये मान चुका था कि प्लेन अब उसकी कंट्रोल में नहीं रहा। ऐसे में प्लेन के सबसे अनुभवी पायलट ने प्लेन की कमान अपने हाथ में ली और उन्होंने सबसे पहले स्टिक को आगे करना स्टार्ट किया ताकि प्लेन का जो नोज है वो नीचे आ सके। लेकिन अभी भी को पायलट ने साइड स्टिक को पीछे खींच रखा था और ऐसे में अपोजिट इंस्ट्रक्शन मिलने से प्लेन का कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो गया और सही डिसीजन नहीं ले पाया। ऐसे में प्लेन का नोज डाउन नहीं हो पा रहा था और लगातार प्लेन की स्पीड कम होते जा रही थी। लास्ट में प्लेन दोनों ही पायलट के कमान से बाहर निकल गई और अब दोनों पायलट मिलकर भी प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। प्लेन की स्पीड अब इतनी कम हो चुकी थी कि वो आसमान में पत्थर बन चुका था और बिल्कुल उसी तरह नीचे भी गिर रहा था। ठीक उसी वक्त को पायलट को एहसास हो गया कि उसने साइड स्टिक को गलत पोजीशन में खींच रखा है। लेकिन तब तक इस बात का एहसास होने में कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तक प्लेन की स्पीड बहुत ही कम हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो इसको फ्लाई भी नहीं कर पा रहा था, न ही ग्लाइड कर पा रहा था और अब प्लेन बहुत ही तेजी से नीचे गिर रहा था। और तभी दोस्तों, मौत की आखिरी घंटी भी बजने लगी। ये थी ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी की अलार्म की आवाज। दोस्तों, अलार्म तब बजता है जब प्लेन जमीन के बहुत ही पास आ जाता है। अब सभी तीनों पायलट अपने साथ सभी पैसेंजर के मरने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब तो उन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता था। लेकिन अफसोस, नियति ने यहाँ कुछ और ही सोच रखा था। नियति उन्हें बचाना ही नहीं चाहती थी और कुछ ही देर में फ्लाइट 447 समंदर से टकरा गई। साथ ही उसमें सवार बहुत सी जिंदगियां एकदम से ही शांत हो गई। इस पूरी घटना में एक चीज जो सामने निकल कर आई वो है को पायलट का एक्सपीरियंस्ड ना होना। आज भी बहुत से फ्लाइट में को पायलट बहुत कम एक्सपीरियंस होते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस प्लेन को क्रैश करने से रोका जा सकता था या नहीं? कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।